So in this question, which is based upon capacitors, so we have nice concepts. A parallel plate capacitor has a dielectric slab of dielectric constant K between its plates that covers 1/3 of the area of its plates, as shown in the figure. The total capacitance is C. तो अगर आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो आपको मालूम है। अगर A टोटल प्लेट एरिया है और D प्लेट सेपरेशन है, ये वाला डिस्टेंस D, और टोटल प्लेट एरिया अगर A है तो ये वाला एरिया, तो कैपेसिटेंस इतनी होती है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि द टोटल कैपेसिटेंस इज C वाइल दैट ऑफ द पोर्शन विद डाइलेक्ट्रिक। तो इन्होंने अब ऊपर वाले 1/3 पार्ट में इन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया ऐसे। तो ये एक कैपेसिटर बन गया। अब इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो वो आपको दी हुई है सी। और सिर्फ जो ये ऊपर वाला एक छोटा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है C1। तो हम सी को अब ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी क्या है, जो ये ऊपर वाला कैपेसिटर है C1, और जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, लेट अस से एयर इज द डाइलेक्ट्रिक इन दिस लोअर कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस को हम C2 मान सकते हैं। तो टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन दोनों की वो सी बन जाएगी मान लीजिए। तो बेसिकली क्योंकि ये जब भी आप इसको किसी वोल्टेज तक चार्ज करेंगे इस सिस्टम को, इन प्लेट्स को, तो आप देखो कि यहाँ पे अगर ये वाली प्लेट V1 पोटेंशियल पर है और ये वाली प्लेट अगर V2 पोटेंशियल पर है, ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट बनेगी मान लीजिए। तो इस पूरी प्लेट के ऊपर पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये एक सिंगल मेटल है और सिंगल मेटल इक्वी पोटेंशियल होता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्लेट है यहाँ पर, उसके ऊपर एक ही पोटेंशियल होगा इस प्लेट के ऊपर। ठीक है। और जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर भी एक ही पोटेंशियल होगा। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक फिक्स्ड पैरामीटर है यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर भी दिखाया। अब बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि इस सिस्टम को ऐसे इमेजिन करते हैं, अगर ऊपर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है इसकी, जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, तो उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ और नीचे वाले को मैं C2 दिखा देता हूँ। तो दे विल टर्न आउट टू बी इन पैरेलल बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स इज सेम। मतलब ये दोनों भी एक ही पोटेंशियल पर हैं और ये दोनों प्लेट्स भी एक ही पोटेंशियल पे, तो इनको हम पैरेलल में रिगार्ड कर सकते हैं और इफेक्टिव कैपेसिटेंस फिर पैरेलल इक्विवेलेंट लेके C1 प्लस C2 आ जाएगी। अब जो C1 कैपेसिटर है उसको हम व्यू कर सकते हैं ऐसे कि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगाया हुआ है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो C1 की कैपेसिटेंस तो जो नॉर्मल के फॉर्मूला है, इफेक्टिव पूरे प्लेट के एरिया को अगर मैं ए मान लेता हूँ, इस पूरी प्लेट के एरिया को अगर हम ए मान लेते हैं, तो ऊपर वाली प्लेट का एरिया को हम A/3 ले सकते हैं। और उसमें डाइलेक्ट्रिक भी है, नीचे वाली प्लेट में एयर इज द डाइलेक्ट्रिक, तो उसका एरिया इफेक्टिव प्लेट एरिया कितना आ जाएगा इसका, वो 2A/3 आ जाएगा अगर टोटल एरिया ए है। तो ये C2 बन जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले कैपेसिटर की प्लेट्स को भी सेम वोल्टेज लगी और दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स को भी सेम वोल्टेज अप्लाई हुई है। तो Q इज इक्वल टू CV, तो C इंटू वी, वी इज दी वोल्टेज हम एज्यूम कर लेते हैं दोनों कैपेसिटर के लिए। ये चार्ज लोअर वाले पार्ट के ऊपर होना चाहिए, तो लोअर वाला जो कैपेसिटर है इसमें, उसके ऊपर Q2 चार्ज होना चाहिए। अब इन दोनों की रेशियो हमें निकालनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों की रेशियो लेने के लिए तो आप Q1 को Q2 से डिवाइड कर दोगे। तो अब क्योंकि एक ही Q1/Q2 दिया हुआ है, तो आपके पास Q1/Q2 की रेशियो आएगी K/2। इट इज नॉट 3/K, तो ये ऑप्शन गलत है। अब C/C1 मतलब टोटल कैपेसिटेंस डिवाइड बाई C1, तो ये आ जाएगा 1/C2 प्लस C1। तो हम C1 और C2 की वैल्यूज भी देख लेते हैं कितनी है। तो अब क्योंकि हमारे पास C1 और C2 की एक्सप्रेशन हैं, तो हम C की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो C की एक्सप्रेशन आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके ये C1 प्लस C2 करके ये C1 प्लस C2 इसमें डाल दीजिए, तो आपके पास C आया इतना। ठीक है। अब हम C और C1 की रेशो लेते हैं, यानी कि इसकी और इसकी, C2 का कोई यूज नहीं हुआ इसमें। तो C और C1 की रेशो लेने के बाद ये आएगा विच मैचेस विद दिस, तो डी पार्ट इज करेक्ट। अब हमको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि पहले दो पार्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स की रेशो है, तो इन्होंने दो आंसर्स दिए हमें। अब एक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है कैपेसिटर के बारे में, वो ये है कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में सपोज हमने इसको एक सेल से कनेक्ट करके, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट करके हमने स्विच को क्लोज किया, तो ये जो प्लेट्स हैं ये मान लो किसी वोल्टेज V तक चार्ज हो गई और ये फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर। मान लो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी कैपिटल C, और इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हो गया वो आया Q इज इक्वल टू CV। अब हमने
डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जब पढ़ा है तो हमने दो केसेस पढ़े हैं। तो मान लीजिए अभी मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी स्पेस में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ग्रीन वाला, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमने पहले पढ़ा था किस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली इंसर्ट करेंगे। क्योंकि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे लेकर आएंगे ऐसे, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर एक इनवर्ड फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स, इनवर्ड। ठीक है, दैट इज द फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक slab because of the field which exists between the plates of the capacitor. So if you want to stabilize the dielectric slab over here between the plates of the capacitor, this dielectric slab has the volume A into D, so it has exactly the same size that will fit nicely between the plates. तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, जो ये इंटरनल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए। तो हम क्वासी स्टैटिकली या स्लोली, इफ वी कीप आर एक्सटर्नल फोर्स same magnitude and in opposite direction to the internal inward force which is acting on the slab because of the electric field between the plates of the capacitor, अगर हम ये फोर्स एग्जैक्टली इसको बैलेंस करने के लिए लगाएं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगी और बिना एक्सेलरेट किए उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सेलरेट करने देंगे, ये फोर्स नहीं लगाते हैं या कम लगाते हैं F5 के मैग्नीट्यूड से, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे आके रुकेगा नहीं। ये हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल क्लासेस में। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर यहाँ पे जब वो आएगा तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी जिसकी वजह से वो ओवरशूट कर जाएगा, ठीक है, और आगे नीचे चला जाएगा। तो ये हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे आ जाएगा फाइनली, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैज बीन इंसर्टेड हियर बाय इंसर्टिंग इट स्लोली, तो हम केस कर रहे हैं, हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो अगर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इंसर्ट किया है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पहले अगर फील्ड थी E0, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है, तो field will not remain E0, field will become, electric field between the plates will become lesser than E0 because of the polarization in the dielectric slab। अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड डेवलप हो जाती है। तो अगर ओरिजिनल फील्ड थी E0 वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम EI से दिखा सकते हैं, इंड्यूस्ड फील्ड। और ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये एड अप होके एक जो रिजल्टेंट फील्ड देती हैं, आप उसके लिए कोई भी सिंबल यूज कर दीजिए ई डैश। तो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी ई डैश, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ओरिजिनल फील्ड E0 से 1/k के फैक्टर से कम होता है, या k के फैक्टर से कम होता है अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज आएगी, वोल्टेज भी अब के फैक्टर से कम हो जाएगी। वोल्टेज भी के फैक्टर से कम हो जाएगी, बिकॉज वोल्टेज इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इन दिस केस। ठीक है, बिकॉज इट इज अ यूनिफॉर्म फील्ड, तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वोल्टेज है बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब अगर हम सेल को कनेक्ट रखते हुए इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, अगर हम सेल को कनेक्ट रखते हुए इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली इंसर्ट करते हैं, तो वोल्टेज बिटवीन दी प्लेट्स जो पहले थी वो अब कम नहीं होगी। मतलब अगर पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच में, अगर डिस्कनेक्ट करने से पहले V वोल्ट, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं डाला है उसके पहले अगर V वोल्टेज थी दोनों प्लेट्स के बीच में, तो V थी E0 इंटू डी। अब सेल को डिस्कनेक्ट करके अगर हमने स्लैब को डाला, तो वोल्टेज जो है, जो नई वोल्टेज आएगी, लेट अस से V डैश से दिखा देते हैं उसको, न्यू वोल्टेज विल बी E0D/K। इसको K से डिवाइड करके ये नई वोल्टेज हमें मिली। लेकिन अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते समय पहले सेल को कनेक्ट रखें, मतलब इफ वी कीप ऑन कनेक्टिंग द सेल व्हाइल वी आर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब स्लोली, तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली इंसर्ट करते समय अगर हम सेल को कनेक्ट रखें, तो जो वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स है वो कम नहीं होती है। ठीक है, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स इज नॉट डिक्रीज। तो सेल को कनेक्ट रखिए और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली इंसर्ट कर दीजिए बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ आ जाएगा। तो अब इस केस में वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी है प्लेट्स के बीच में? अब भी V। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पहले भी V थी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद भी V रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब चेंज नहीं हुआ। पोलराइज चार्जेस आए होंगे यहाँ पर,
इंड्यूस फील्ड भी बनेगी, लेकिन जो ये वाला चार्ज है वो इंक्रीज कर जाएगा। पहले वाले केस में जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था तो ये जो चार्ज है वो चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन अब आप जब सेल को कनेक्ट रखेंगे ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ दिस स्लैब, so this charge will become more than it was earlier, and even because of the polarized charges की वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड आई है, उसके उस फील्ड के आने के बावजूद भी जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम एज ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और वोल्टेज विल रिमेन सेम। अब ये कंसेप्ट इस केस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अब एक आर्ग्यूमेंट ये है, हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया वहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड से के फैक्टर से कम होगी, तो फिर ये आंसर मैच कर जाएगा। बट एक्चुअली ये इसमें करेक्ट आंसर नहीं है, राइट? बिकॉज जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते समय हम वोल्टेज को ये मान रहे हैं कि बैटरी इसमें कनेक्ट रखेंगे या वोल्टेज जो है वो सेम है एज बिफोर। क्योंकि आप देखो वैसे भी इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, तो जो वोल्टेज है वो सपोज वी है इन दोनों प्लेट्स के बीच में। सपोज हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे नहीं लगाया तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज वी है। अब क्योंकि ये मेटल है तो ऊपर वाले पार्ट्स के ऊपर जो प्लेट्स आ रही हैं ये उनके बीच में भी तो वोल्टेज सेम ही रहेगी, बिकॉज वोल्टेज कैन नॉट चेंज। यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐसी है, आपको मेंशन नहीं भी किया है कि सेल को हमने कनेक्ट किया या नहीं रखा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते समय सेल को कनेक्ट किया या नहीं किया, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जो वोल्टेज है आपकी वो दोनों प्लेट्स के बीच में सेम रहेगी, ऊपर वाले कैपेसिटर में भी और नीचे वाले में भी। क्योंकि आप देखो मेटल इक्वी पोटेंशियल होता है, अगर ये पूरी प्लेट V1 पोटेंशियल पर है, ये पूरी प्लेट V2 पोटेंशियल पर है, तो इस पार्ट में भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, V1 माइनस V2, और इस पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस V है, V1 माइनस V2, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो। ठीक है, तो अब क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में V सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, तो E1 अपॉन E2 जो है वो दोनों E1 और E2 सेम होने की वजह से इनकी रेशियो 1 आ जाएगी, तो ये आपका ए पार्ट इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, so this is how we can understand that why A and D should be the correct answers for this question.